जब नीतीश कुमार मौन हो जाते हैं, इनका फोन नहीं उठाते, तब इनको समझ में आता है नीतीश जी ना फोन उठा रहे हैं, ना मिलने आ रहे हैं, ना अमित शाह से बात कर रहे हैं और ना किसी से बातचीत कर रहे हैं एनडी गठबंधन में। तो तेजस्वी यादव से बातचीत हो रही है अलायंस में, तेजस्वी यादव को नीतीश जी का समर्थन है और अगले आने वाले बिहार चुनाव में और अभी जो सरकार गिरेगी, लेकिन अमित शाह जी एक प्रेशराइज करना, एक देश का होम मिनिस्टर इस तरीके के बयान देता है तो देश में माहौल खराब हो सकता था। और अगर अमित शाह जी ने अपना या तो माफी नहीं मांगी या इस्तीफा नहीं दिया तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि देश भर के दलित सड़कों पर ही। एक देश एक चुनाव बहुत गंदा प्लान है कि अगर एक साथ चुनाव हो जाएंगे सारे राज्यों में तो बीजेपी के लिए इजी हो जाएगा कि सारे राज्यों पर ईवीएम को फिट किया जाए, सारे राज्यों पर जो है बैलेट पेपर से चुनाव ना करवाकर वो पूरी तरीके से उस पूरे चुनाव को हैक कर सके। तो फिर ये तानाशाह हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी की साजिश है, वो इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। 2 किलो राशन देकर जनता को रोजगार नहीं देते ये लोग। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इस देश के नेता हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि देश से गरीबी और भुखमरी खत्म नहीं हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। सबसे पहले नए साल की आप सभी लोगों को बधाई। सभी लोगों की इच्छाएं पूरी हो जो भी वो इस वर्ष सोचते हों। और बहुत कुछ हुआ है पुराने साल में और नए साल में भी बहुत कुछ हो रहा है। बिहार से बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि बिहार में ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार फिर से जो है पलटी मारें, फिर से इधर से उधर हो जाए। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की युवा नेत्री हैं तनु। पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर। तो आप लोग क्यों खुश हैं? अगर जो भाजपा और नीतीश कुमार में कुछ अनबन हुई है तो आप लोग क्यों खुशियां मना रहे हैं? पहला सवाल तो ये है। खुश इसलिए क्योंकि सत्य की जीत हुई है। जब बाबा साहब का अपमान भरी सदन में अमित शाह कर रहे थे तो उनको घमंड था कि मैं ऐसा बोलूंगा लेकिन मेरे सांसद इस पर बयान नहीं देंगे, मेरे खिलाफ कोई बोलेगा नहीं। रातों रात नरेंद्र मोदी ट्वीट कर देते हैं अमित शाह के समर्थन में तो उनको कॉन्फिडेंस हो जाता है अमित शाह को कि कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब इनके अपने पशुपति पारस बिहार से एनडीए गठबंधन से समर्थन हटा लेते हैं, जब नीतीश कुमार मौन हो जाते हैं, इनका फोन नहीं उठाते, तब इनको समझ में आता है कि इसलिए हम खुश हैं। क्योंकि जब अंबेडकर जी का अपमान हुआ तो जरूर नीतीश जी को अपना समर्थन वापस लेना चाहिए और नीतीश जी ने वो समर्थन वापस लेने का आगाज कर दिया। इसलिए नीतीश जी ना फोन उठा रहे हैं, ना मिलने आ रहे हैं, ना अमित शाह से बात कर रहे हैं और ना किसी से बातचीत कर रहे हैं एनडीए गठबंधन में। तो क्या कांग्रेस में किसी से बातचीत कर रहे हैं नीतीश कुमार? ऐसा कुछ है? देखिए खबरें तो आ रही हैं, सबको पता है कि किससे बातचीत हो रही है। तेजस्वी यादव से बातचीत हो रही है अलायंस में, तेजस्वी यादव। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को नीतीश जी का समर्थन है और अगले आने वाले बिहार चुनाव में और अभी जो सरकार गिरेगी तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का प्लान है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर आप लोग इतना कुछ कह रही हैं, लेकिन भाजपा तो ये कह रही है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। जो संविधान में संशोधन 62 संशोधन हुए वो आप लोगों ने किए हैं, आपातकाल आप लोगों ने लगाया है, उनको चुनाव हरवाने में आप लोगों ने अपना योगदान दिया था। क्या कहेंगे आप? देखिए हम तो यही कहना चाहते हैं, जैसे ये बीजेपी वालों पर अगर आप कोई भी सवाल उठाएंगे ना तो वो उंगली आपकी तरफ मोड़ देंगे। इनका हमेशा से रहा है लेकिन ये जवाब नहीं देंगे। ये हमेशा कहते हैं कि जिस संविधान की किताब को राहुल गांधी जी अपने हाथ में लेकर पूरी यात्रा में चलते हैं, जिस संविधान के बारे में, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के बारे में राहुल जी घर घर जाकर बता रहे हैं, उनको ये लोग कह रहे हैं कि वो संविधान बदल रहे थे, उनका परिवार संविधान बदल रहा था। और मैं इनको बीजेपी वालों से बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग वो हैं जो संविधान बदलने के लिए बयान भी दे देते हैं पब्लिकली आकर कि अगर बहुमत पार आंकड़ा आया तो संविधान बदल दिया जाएगा। बाबा साहब का अपमान भरी सदन में सबसे बड़ी पंचायत में ये लोग करते हैं, जहां पर खड़े होकर ये बोलते हैं अंबेडकर 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 अंबेडकर। फैशन बन चुका है और देवी देवताओं को पूज लेते तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती। तो मैं इनसे पूछती हूँ कि अंबेडकर जी को क्या समझते हैं? वो बाबा साहब उस वक्त जो सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान लिखा था। ये बार बार कहते हैं कि चुनाव हरवाने में हाथ था, चुनाव हरवाने में हाथ था। अगर कांग्रेस का कोई नेता खड़ा है और दूसरी तरफ अगर बाबा साहब खड़े हैं तो कांग्रेस का नेता जिसको सपोर्ट करेगा उसी को तो सपोर्ट करेगा। ये संवैधानिक अधिकार भी बाबा साहब ने दिया है कि जब आप चुनाव में दो अलग अलग लोग खड़े हैं तो वो अलग अलग ही चुनाव लड़ेंगे, एक दूसरे को समर्थन थोड़ी देंगे, एक दूसरे को सपोर्ट थोड़ी देंगे। ये तो जनता के साथ धोखा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसीलिए इन लोगों को समझ होनी चाहिए, इनको कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज नहीं है, इनको ये नहीं पता कि जब चुनाव लड़ते तो अलग अलग ही खड़े होते हैं, अलग अलग ही सपोर्ट मिलता है। तो मुझे लगता है बाबा साहब बिल्कुल सही व्यक्ति थे और कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब का अपमान नहीं किया और राहुल गांधी जी वो कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि दलितों पिछड़ों की बात अगर देश में किसी ने की है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी हैं। अच्छा, वो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर कह रहे हैं, उनका कहना है कि इतना भगवान को पूज लेते तो स्वर्ग मिल जाता। तो संविधान भी अधिकार देता है कि भगवान को पूजिए, तो वो भगवान को मानने को कह रहे हैं। ऐसा कुछ थोड़ा ही कह रहे हैं कि भाई इनका अपमान करो। वो ये कहना चाहते हैं कि आप बाबा साहब अम्बेडकर का नाम मत
बात लीजिए। आप संविधान की किताब लेकर सड़कों पर मत चलिए। वो राहुल जी को कहना चाहते हैं, वो राहुल जी को डराना चाहते थे कि मैं अंबेडकर जी का मुद्दा उठाऊंगा, मैं इस तरीके से बोलूंगा तो राहुल जी डर जाएंगे और संविधान की किताब लेकर सड़कों पर नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें डर इस बात से है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज देश की जनता को हो गई, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जनता को पता चल गए, तो अपने हक अधिकार की लड़ाई सब देश में लड़ लेंगे, देश मूर्ख नहीं रह जाएगा। तो ये देश को मूर्ख रखना चाहते हैं। और राहुल गांधी जी एक एजुकेटेड पर्सन है, तो वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए। इसलिए बड़ी साजिश ये बीजेपी वालों ने की थी। आपको क्या लगता है कि अमित शाह जी की जबान फिसल गई? नहीं, ये प्री प्लान था। इसलिए क्योंकि उन्हें डर था कि इस संविधान की किताब ने 2024 में काफी उलटफेर किया था केंद्र के चुनावों में, तो इनको ये लग रहा है कि आगे आने वाले चुनावों में भी काफी फर्क पड़ने वाला है। इसलिए पूरी साजिश अमित शाह प्री प्लान कर आए हुए थे कि इस तरीके से बयान देंगे, इस तरीके से मुद्दा उछलेगा। इन्होंने राहुल गांधी जी पर 6 एफआईआर दर्ज करा दिए। सोचिए, भरी सदन में हजारों कैमरे के बीच, इतने बड़े बड़े सांसदों के बीच कोई हत्या की साजिश कैसे रच सकता है, कोई धक्का मुक्की कैसे कर सकता है, कोई किसी को चोट कैसे पहुंचा सकता है। और जिनको चोट पहुंची, सोचिए धक्का मुक्की में वो आईसीयू पहुंच चुके हैं, और ऐसी आईसीयू में पहुंचे हैं। बीजेपी की ऐसी आईसीयू है जहां से फोन कॉल पर बात हो सकती है, जहां से ट्विटर पर ट्वीट हो सकता है, जहां से पब्लिकली जो है बटोर सकते हैं, पब्लिकली लोगों से संवेदनाएं बटोर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पूरी साजिश के तहत किया गया था ताकि संविधान पर अंबेडकर जी पर बात आगे से ना हो। आप राहुल गांधी इतना संविधान को हाथों में लेकर घूम रहे हैं, लहरा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में क्या हुआ? वो तो कहते हैं कि जनता हमारे साथ है, जनता इनका सच जान चुकी है कि बस ये वोट लेने के लिए संविधान को लेकर घूमते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वोट लेने के लिए कभी संविधान की किताब नहीं उठाई उन्होंने हाथों में। उन्होंने संविधान की किताब को उतना ही माना जितने वो देवी देवता को मानते हैं। और अमित शाह जी का जो बयान था कि देवी देवताओं को पूजे, तो इनको तकलीफ है कि दलित अंबेडकर जी को क्यों मानता है, दलित अंबेडकर जी को क्यों पूछता है। कई लोगों ने अंबेडकर जी का बाबा साहब का मंदिर बनाकर उन्हें भगवान की तरह पूछते हैं। तो इससे अमित शाह को क्या तकलीफ है? अगर हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, इससे दलित को तकलीफ नहीं है, तो दलित अगर अंबेडकर जी की पूजा करता है तो इससे हमें क्या तकलीफ हो सकती है? और ये संवैधानिक अधिकार है कि आप, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लॉ है कि आप जिस धर्म में आपकी आस्था है उस धर्म को मानिए। लेकिन अमित शाह जी एक प्रेशराइज करना, एक देश का होम मिनिस्टर इस तरीके के बयान देता है तो देश में माहौल खराब हो सकता था, देश में कुछ भी हो सकता था। दलित सड़कों पर भी आए, पूरा देश नीला करने का भी आह्वान किया। और अगर अमित शाह जी ने अपना या तो माफी नहीं मांगी या इस्तीफा नहीं दिया, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि देश भर के दलित सड़कों पर ही होंगे। चलिए, एक मुद्दा और अभी चल रहा है। अभी कैबिनेट में एक बिल पास हुआ, एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। आखिर कांग्रेस को दिक्कत क्या है उस चीज से? देखिए, जब एक स्टेट में चुनाव होता है तो जनता उसमें परफॉर्मेंस देखती है कि चलिए बीजेपी की परफॉर्मेंस इसमें अच्छी लगी, नेक्स्ट स्टेट में बीजेपी ने अगर उस स्टेट में काम नहीं किया तो नेक्स्ट स्टेट में उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन बीजेपी ने दिमाग लगाया, बीजेपी ने सोचा कि अगर एक साथ चुनाव हो जाएंगे सारे राज्यों में तो बीजेपी के लिए ये ईजी हो जाएगा कि सारे राज्यों पर ईवीएम को फिट किया जाए, सारे राज्यों पर जो है बैलेट पेपर से चुनाव ना करवाकर वो पूरी तरीके से उस पूरे चुनाव को हैक कर सके, और दूसरी तरफ लोगों के बीच ये परसेप्शन बना सके कि ठीक है हम ही आपके हैं, तो मोस्टली स्टेट्स में वो चुनाव जीत सके। क्योंकि इन्हें पता है कि सारी जगह तो ईवीएम का सिस्टम फिट नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं तो छोड़ना ही पड़ेगा वरना जनता को भी शक हो जाएगा। तो जनता तो वैसे भी समझती है। तो मुझे लगता है एक देश एक चुनाव बहुत गंदा प्लान है। एक साथ पूरे देश में सिक्योरिटी के इंतजाम करना, ईवीएम की सिक्योरिटी के इंतजाम करना, इतने सारी ईवीएम मशीन्स को अरेंज करना, तो बहुत हौच पौच हो जाएगा। मुझे लगता है एक देश एक चुनाव का आइडिया बिल्कुल गलत है, क्योंकि समय मिलना चाहिए जनता को ये तय करने का कि अगर बिहार में काम नहीं किया तो इनको हम गुजरात में देख लेंगे, गुजरात में काम नहीं किया तो दिल्ली में देख लेंगे। अगर एक साथ ही चुनाव जीत गए तो किसकी सुनेंगे? ये वो लोग हैं जो इनके घर कोई आता है तो उनको धक्का मार के निकाल देते हैं, उनको पहचानने से मना कर देते हैं, तो उनको ये जाकर कहते हैं कि आपने तो हमें वोट नहीं दिया, हम तो आपका काम नहीं करेंगे। तो फिर ये तानाशाह हो जाएंगे नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं। तो इसलिए एक देश एक चुनाव बहुत गंदा प्लान है, नरेंद्र मोदी की साजिश है, वो इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। चलिए, चुनाव की बात हो रही है तो अब जो है कुछ ही दिनों में दिल्ली चुनाव की जो तारीखें आने वाली हैं। क्या लगता है इस बार कांग्रेस दिल्ली के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में अपना खाता खोल पाएगी? क्योंकि पिछले 2 विधानसभा से आप लोगों का खाता नहीं खुला है। हाँ, ये बात सही है कि शीला दीक्षित के नेतृत्व में 15 साल तक आप लोगों ने लगातार शासन किया। देखिए, दिल्ली को बनाने वाली शीला दीक्षित जी थी और अभी तक वही काम चल रहा है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को काफी समय से बेवकूफ बना रहे हैं। अब जनता वापस समझ चुकी है, जैसे नरेंद्र मोदी के काम समझ चुकी है, वैसे अरविंद केजरीवाल के जुमले भी समझ चुकी है कि फ्री की रेवड़ी बांट बांट कर जनता को बेवकूफ रखना चाहता है। एक दिल्ली का नेता, सोचिए, जो खुद इतना पढ़ा लिखा है, वो लेगा? अगर मैं उनको 2 किलो राशन दूं, लगेंगे वो लाइन में? 2 किलो राशन लेंगे, उससे पेट भर लेंगे महीने भर? तो मुझे लगता है कि 2 किलो राशन देकर टैक्स के हजारों करोड़ों रुपए वसूलते हैं ये लोग। 2 किलो राशन देकर जनता को रोजगार नहीं देते ये लोग। 2 किलो राशन देकर जिंदगी भर गरीब रखना चाहते हैं। 140 करोड़ की आबादी में अगर आप 120 करोड़ को रोज राशन दे रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इस देश के नेता हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि देश से गरीबी और भुखमरी खत्म नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर भी सेम चीज है। अरविंद केजरीवाल फ्री की सेवाएं तो ला रहे हैं, ठीक है, टैक्स का पैसा भी
वसूल रहे हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि उस फ्री की सेवा को देकर कब तक आप निकम्मा रखना चाहते हैं जनता को, कब तक युवाओं को निकम्मा रखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है दिल्ली में जो फ्री की सेवा है किसी को फ्री नहीं चाहिए। बेटियों की सुरक्षा की गारंटी हमें चाहिए कि रोजगार होना चाहिए, हमें चाहिए कि जिस क्वालिफिकेशन जिस एजुकेशन को हमने लिया है उसके अकॉर्डिंग हमारी जॉब्स होनी चाहिए। अच्छा, अभी लोकसभा जब चुनाव हो रहे थे तो कांग्रेस ने महालक्ष्मी योजना की घोषणा की थी, उसमें भी कुछ खाते में पैसे भेजे जाने थे, तो उस पर क्या कहेंगे? वो भी तो फ्री की रेवड़ी थी, राहुल गांधी वो चलाए थे। देखिए, जब चुनावों के समय जब इन्होंने ये ऐलान किया था तब वाकई जनता को लग रहा था कि हाँ नीड है, लेकिन इनका क्या, ये हर चीज मुफ्त की बांटते हैं। बस भी फ्री कर देंगे ये आपके लिए राशन भी फ्री कर देंगे, ये मोहल्ला क्लिनिक खोल देंगे, लेकिन क्या उनमें काम हो पा रहे हैं? राज्य का तो काम है ना जन कल्याणकारी काम करना, जो आपसे टैक्स लेती है जनता से, तो भाई पैसा जो है पब्लिक के लिए खर्च करना है, तो उसमें क्या गलत काम किया? जब हम टैक्स देते हैं ना, हम ये सोच के देते हैं कि चलिए हम जिस सड़क से गुजरेंगे वो सड़क बनी होगी, हमारे बच्चे अगर सरकारी स्कूल में जाएंगे तो उनको एजुकेशन मिलेगी। अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे, हम टैक्स इसलिए भरते हैं, हम टैक्स इसलिए नहीं भरते कि लीजिए टैक्स का पैसा तो लीजिए आप 1000 रुपए और 200 रुपए का हर महीने राशन दे दीजिए 5 महीने तक, तो हम इसलिए नहीं देते, वो तो हम खुद सेव करके ले लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सब मुफ्त की रेबड़ियां जो ये लोग बांटते हैं, योजनाएं लानी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हर चीज मुफ्त ही कर देना तो जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात है। और कुछ मुफ्त नहीं मिलता, स्कूलों के हालात, मोहल्ला क्लिनिक्स के हालात, ये सबको पता है कि क्या है। कुछ चंद जगहों पर चमका दिया जाता है, वहां वीडियोस बना ली जाती है, लेकिन अगर आप सड़कों में जाइए, दिल्ली की सड़कें भी ऐसी कैसे लबालब पानी भरता है सबको पता है। तो ये टैक्स के पैसे जो है सड़कों पे लगने चाहिए, जो बच्चों की शिक्षा पे लगने चाहिए, वो लग रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मुफ्त की रेबड़ियां बांटने में, ये 200 रुपए के राशन बांटने में, वही कच्चे टूटे चावल जिसको खा खा के जनता बीमार हो जाए। केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को हराने के लिए, आम आदमी पार्टी को हराने के लिए जो है भाजपा और कांग्रेस ने साठगांठ कर ली है, फंडिंग कर रहे हैं संदीप दीक्षित को भाजपा वाले। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये डायलॉग भी चुराने लग चुके हैं। हमेशा से केजरीवाल की जो पार्टी आम आदमी पार्टी है उसको बी टीम कहा गया है, तो ये उस तरीके से खेलते हैं गेम कि कांग्रेस और बीजेपी साथ। आप सोचिए, कांग्रेस और बीजेपी का भी साथ हो सकती है, दोनों सबसे बड़ी पार्टी है, दोनों कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का चुनाव है, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी का चुनाव है। तो ये माइंडसेट करना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता कैसे भी हमें वोट कर दे, लेकिन सच ये है कि अरविंद केजरीवाल वाकई नरेंद्र मोदी की बी टीम है। ये कब साबित हो गया? जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में गए थे। अगर आप नेता है, अगर आप जनता के नेता, तो आपको जनता का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए था। वो जेल से आए, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि शायद इनकी डील हुई होगी जेल के अंदर कि आप बाहर आते सबसे पहले तो गठबंधन तोड़ दीजिए इंडिया अलायंस से, और गठबंधन तोड़ने के बाद आप सीएम पद से इस्तीफा दे दीजिए। तो अरविंद केजरीवाल तब से मौन बैठे हैं। तो आप सोचिए कि कौन है बी टीम? नरेंद्र मोदी की बात किसने मानी? राहुल जी तो नहीं डरे, सदस्यता रद्द कर दी, केस दर्ज कर दिए, 6 FIR करा दी, फिर भी राहुल गांधी नहीं डरे, फिर भी वो वहीं के वहीं है, अडानी पे बोलते ही बोलते हैं, जनता की बात करते ही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब उनके हाथ में ही है। तो जनता को ये समझ में आता है कि केजरीवाल बी टीम है या राहुल गांधी बी टीम है। कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है दिल्ली के चुनाव में। देखिए, कांग्रेस ने कभी भी चेहरा बताकर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन दिल्ली के अंदर मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी काफी हैं, और राहुल गांधी जी जिसके सर पर हाथ रख देंगे उसके नेतृत्व में यहाँ पर चुनाव हो जाएगा। मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर इस बार कांग्रेस की परफॉर्मेंस काफी बेटर होने वाली है, और केजरीवाल जी की सरकार, जहां तक मुझे लग रहा है कि जनता बना दे वो एक अलग बात है, लेकिन केजरीवाल जी ने ऐसे कोई काम नहीं किए जिसकी वजह से उनकी दिल्ली में सरकार बननी चाहिए। चलिए तनु, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात करी थी तनु, और जिस प्रकार से इन्होंने भाजपा पे आरोप लगाया कि, और किस प्रकार से भाजपा और आम आदमी दोनों पार्टियों पर ये आरोप लगा रही कि वो काम नहीं कर रही है। बिहार से लेकर दिल्ली तक बात हुई कि किस प्रकार से बिहार में नीतीश कुमार जो है अभी वहाँ पे सरकार बदलने के मूड में है, अपना जो है वो वहाँ स्टेटस चेंज करेंगे। हो सकता है कि वो भाजपा छोड़ के तेजस्वी के साथ आए, और साथ ही दिल्ली चुनाव पर उनका कहना है कि कांग्रेस कभी भी चेहरे को लेकर आगे नहीं बढ़ती है, उनके पास अपने मुद्दे होते हैं चुनाव को लेकर। क्या सोचते हैं आप इस बातचीत पे? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।